0 वोल्ट के माध्यम से ज़मीन से जुड़े रहना ताकि हमारी बॉडी की क्लॉक सही रहेगी, तो हमारी ज़िंदगी की क्लॉक भी सही रहेगी। तो ये है हार्ट द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। बीपी का डायग्नोस्टिक्स हो, जैसे बीपी का डायग्नोस्टिक्स है, अभी बोल दिया 120/80 को ही नॉर्मल बोल दिया, जबकि आज से 10 साल पहले 160/100 नॉर्मल हुआ करता था। बॉडी में ऐसे ही कर रहे हैं। जब आप दवाई लेते हैं ब्लड शुगर का और ब्लड शुगर कम दिखता है ग्लूकोमीटर पे, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर था वो कहाँ चला गया? वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के किसी और ऑर्गन में चला गया। मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और इस समय मौजूद हूं हिम्स मेरठ में और मेरे साथ हैं डॉक्टर विश्रुप्रा चौधरी सर। इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी हाल ही में आपके हमने हेल्थ सेमिनार देखे, उनमें 2 शब्दों का जिक्र हुआ है, एक फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट क्योर एंड उसके अलावा एक और आप नेसीवो इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। पहले मैं जानना चाहूँगा इन दोनों चीज़ों को सरल भाषा में कि ये क्या हैं। देखिए, आपने देखा अगर पिछले 2 साल में जो आपने फॉलो किया, हमने ग्रैस सिस्टम लॉन्च किया था और ग्रैस सिस्टम से जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं वो डायलिसिस मुक्त हुए और सीकेडी मुक्त हुए। और उसके बाद हमने पिछले दिनों 13 अप्रैल को लॉन्च किया था, दैट इज़ रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। जो कैंसर के पेशेंट हैं, ट्यूमर के पेशेंट हैं, सिस्ट हैं, फेब्रॉइड हैं, पॉलिप हैं, उनके लिए टेक्निक 4 प्रिंसिपल जिससे वो घर बैठ के ठीक हो सकते हैं। उसी तर्ज पे एज ए सीक्वल बोल सकते हैं, हमने अभी जो आज आपने देखा व्हाट वी कॉल एज फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। हालांकि इसका नाम हार्ट केयर है, लेकिन ये ओवरऑल बॉडी में चाहे डायबिटीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, या फिर किडनी फेलियर हो, या पेन हो अलग अलग तरह की, उन सब में ये लाभदायक है। तो फिश टैंक मॉडल के 4 ही प्रिंसिपल हैं। उनमें पहला प्रिंसिपल है, इमेजिन कीजिए एक फिश टैंक आपकी आंखों के सामने, आप सोच लीजिए, और बहुत सारी मछलियाँ हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये मछलियाँ सो रही हैं कि जग रही हैं, क्योंकि फिश क्या है कि जब वो सोती हैं तब भी उनकी आंखें खुली रहती हैं। तो आपने एक तरीका निकाला कि ये देखने के लिए कि ये सो रही हैं कि नहीं, आप फिश को पकड़ के उठाएंगे और उसको ऐसे देखेंगे। अब इस तरीके में नुकसान क्या है कि अगर वो सो भी रही होंगी तब भी जैसे ही पकड़ेंगे तो जग जाएंगी। तो फिर बोलेंगे देखो जी, मुझे तो पहले ही शक था ये जग रही है, लेकिन आप ही जगा रहे हैं उसको अनजाने में। तो हमारा जो डिजीज़ केयर सिस्टम है वो भी कुछ ऐसे ही है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का डायग्नोस्टिक्स हो, चाहे वो बीपी का डायग्नोस्टिक्स हो। जैसे बीपी का डायग्नोस्टिक्स है, अभी बोल दिया 120/80 को ही नॉर्मल बोल दिया, जबकि आज से 10 साल पहले 160/100 नॉर्मल हुआ करता था। तो दिमाग में ये भ्रम पैदा करना कि आपको हाई बीपी और फिर दवाई दे देना, इसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट, भ्रम पैदा करना। अगर किसी को भ्रम हो जाए कि मैं मरने वाला हूँ, तो नोसिबो इफेक्ट बॉडी में काम करेगा। उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का, वो एक्चुअली एनलार्ज होता है। उसके एनलार्ज होने से जो हार्ट की रिदम बिगड़ जाती है, उससे डेथ हो जाता है, जिसे कहते हैं वूडू डेथ। ये पहला प्रिंसिपल है कि डायग्नोसिस इटसेल्फ इज फ्लॉड, राइट। तो वो मछली के डायग्नोसिस करने का तरीका है, उसको बीमार करने का, उसको जगाने का तरीका एक्चुअली। ये देखना नहीं कि सो रहे के जग रहे, आप उसको जगा रहे हैं। सिमिलरली आप अगर डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ेंगे, जैसे ब्लड शुगर है किसी का, अगर 250 तक भी होता तब भी नॉर्मल है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे अरे 100 से ऊपर होता है ना एबनॉर्मल, यानी कि 100 से नीचे रखने के लिए आपको दवा लेना ही पड़ेगा। तो ये है कि दिमाग में भ्रम पैदा करना, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गार्बेज रीलोकेशन। जब आपने सोचा अच्छा ब्लड शुगर मेरा ज़्यादा, किसी का ज़्यादा होगा भी, 300-400 ज़्यादा है ही, और दवाई लेंगे तो कम हो गया। अब वो कम होकर गया कहाँ? इट इज़ कॉल्ड गार्बेज रीलोकेशन। यूँ मानिए मछली का टैंक है, उसमें बहुत सारी गंदगी है, पानी गंदा हो गया तो मछलियाँ बीमार पड़ेंगी। अब कौन सी दवा से मछलियाँ ठीक हो सकती है? मछली को ठीक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पानी ठीक करना है। तो सफाई करके आपने गार्बेज जो है टैंक का उठाया और टैंक के अंदर ही कहीं और रख दिया, रीलोकेट कर दिया, क्या साफ होगा? नहीं होगा। बॉडी में ऐसे ही कर रहे हैं। जब आप दवाई लेते हैं ब्लड शुगर का और ब्लड शुगर कम दिखता है ग्लूकोमीटर पे, तो वो जो एक्स्ट्रा शुगर था वो कहाँ चला गया? वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के किसी और ऑर्गन में चला गया। आप जॉइंट के बीच में चला गया, जॉइंट पेन होने लगेगा, किडनी में चला गया तो किडनी फेल होगा। तो ये गार्बेज रीलोकेशन है। आप मान लीजिए आपके पास, मान लो ये पेन है, ये ब्लड वेसल है, राइट।
तो अब ब्लड वेसल में एंजियोग्राम करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं, तो एक तार अंदर डालते हैं जी और मान लो ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो तार जब जाएगा तो क्या होगा, वो ब्लॉकेज टूटेगा। अच्छा, ब्लॉकेज टूट के रहेगा कहाँ, रहेगा तो ब्लड वेसल में ना। तो वो ब्लॉकेज टूट के यहाँ से रीलोकेट होके बॉडी में ट्रेवल करेगा और बॉडी के किसी न किसी पार्ट पे अटक जाएगा, जैसे कि ब्रेन में अटक गया, ब्रेन स्ट्रोक। तो आप जो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, गार्बेज रीलोकेशन। आप ब्लड शुगर की दवाई खा के ब्लड का शुगर कम कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का शुगर उतना ही है। गार्बेज जो एक्सेस शुगर है वो आप रीलोकेट कर रहे हैं ब्लड से बॉडी के किसी अन्य भाग में। तो जितनी ट्रीटमेंट तरीके हैं वो गार्बेज रीलोकेशन, एज इफ कि फिश टैंक का जो रूल नंबर 2 है कि आपने कचरा उठाया फिश टैंक के एक तरफ से और दूसरी जगह रख दिया, लेकिन फिश तब भी बीमार रहेंगी। तो तीसरा रूल ये हुआ, करना क्या होगा कि कचरा उठा के गार्बेज से बाहर निकालना है, टैंक से ही बाहर निकालना है, मछलियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। पानी गंदा जो है, गंदगी निकाल के टैंक से बाहर रखना, यानी कि आपकी बॉडी से बाहर शुगर निकालना है, बॉडी से बाहर ब्लॉकेज निकालना है, बॉडी से बाहर कोई ट्यूमरस ग्रोथ है उसको हटाना है, लेकिन वो नेचुरल पद्धति से। तो हाउ टू अचीव दैट, ये आपने देखा आपके वीडियो के माध्यम से। हॉट वाटर इमर्शन में हम यही करते हैं, गार्बेज आउट ऑफ द बॉडी। जैसे एक इंसान हॉट वाटर में बैठता है तो उसके स्किन के रास्ते जो भी एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन है, एक्स्ट्रा शुगर है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें अगर तो एक्स्ट्रा हैं तो वो बॉडी से बाहर निकलने लगता है, उसका वेट भी कम हो जाता है। गार्बेज आउट, नॉट गार्बेज रीलोकेशन। हेड डाउन टिल्ट जब करते हैं तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, राइट। तो आपने अभी देखा यहाँ एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, तो प्रेशर पॉइंट से वहाँ पे इस तरह का ट्रिगर कर रहे हैं कि गार्बेज रीलोकेशन आउट का प्रोसेस नेचुरली हो जाए। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है मेंटेनिंग द बॉडी क्लॉक, कि दोबारा गार्बेज भरे ही ना, कि मछली के टैंक में दोबारा गंदगी आए ना, जिसके लिए सर्केडियन रिदम को ठीक करना, 0 वोल्ट के माध्यम से ज़मीन से जुड़े रहना, ताकि हमारी बॉडी की क्लॉक सही रहेगी तो हमारी ज़िंदगी की क्लॉक भी सही रहेगी। तो ये है हार्ट, द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। तो ये एक छोटा सा उसका नमूना बोल रहा हूँ, 4 प्रिंसिपल, इसी को इलॉबरेट किया है आज के लेक्चर में। यही किताब अगले महीने 23 जुलाई को हम लॉन्च करेंगे, तो थोड़े दिन का वेट है। अच्छा, डायग्नोस को लेकर के जो 2 छोटे-छोटे सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक पूछते हैं या कुछ डॉक्टरों का दावा भी रहता है। पहला तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वैसे तो डायग्नोस को बिल्कुल ही मना करते हैं, लेकिन फिर भी क्या कोई कुछ बीमारियाँ ऐसी हो सकती हैं जिनमें डायग्नोस करना ज़रूरी ही है? और अगर डायग्नोस नहीं करेंगे तो क्या बीमारी की रूट कॉज को पता लगाया जा सकता है? डायग्नोस करके भी पता नहीं लगाया जा सकता। डायग्नोस करके सिर्फ ये पता लगा रहा है आपकी बीपी हाई है, बट क्यों है, रूट कॉज तो नहीं पता लगाया, सिर्फ ये पता लगा बीपी हाई है, दैट्स ऑल, राइट। तो रूट कॉज किसी भी डायग्नोस्टिक से नहीं पता चलता ही नहीं है। अगर आपको रूट कॉज पता लगाना है तो डायग्नोस्टिक से नहीं पता चलता जी। और अगर आपको बॉडी में कोई दिक्कत है तो सबसे पहले आपको खुद को पता चलेगा, आपकी अपनी कमजोरी आ जाएगी, आपको चक्कर आएंगे, थके थके से रहेंगे, बॉडी में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, ये सारे सिम्टम आएंगे तो समझ लीजिए बीमार है। ये चलेगा तो समझ लीजिए बीमार, ठीक है। फिर भी अगर डायग्नोस्टिक के चक्कर में पड़ी गए आप तो 250 का नंबर याद रखिए, 250। अगर आपका ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद 250 से नीचे है, 250 mg पर डेसीलीटर, तो एक एक्सेप्टेबल रेंज में है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 250 से नीचे, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दोनों को मिला के, मान लो सिस्टोलिक 150/100 है, दोनों को मिला देंगे 250 होता है, इतने तक भी है तब भी चल जाएगा बिना दवा के। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 से नीचे है, 250 mg पर डेसीलीटर, तो ठीक है। तो 250 का आंकड़ा दिमाग में रखिए अगर रखना ही है तो। अदरवाइज सिम्टम को पहचानिए, ना कि वो पेपर को, क्योंकि वो जो डायग्नोस्टिक्स हैं 1978 में कोलेस्ट्रॉल 300 से ऊपर कोई एबनॉर्मल मानते थे, तो उसके बाद 1998 आते आते वो 300 को 240 कर दिया, आजकल 200 कर दिया, ऊपर से ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, VLDL न जाने क्या क्या और जोड़ दिया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इस तरह कर दिया कि जैसे 40 से ऊपर है तो कोलेस्ट्रॉल दवाई खानी है, तो एग्जम्पशन ये है कि 40 से ऊपर वाले लोग हेल्दी नहीं रह सकते चाहे, राइट। तो आप उसमें ट्रैप होकर रह जाएंगे। डायग्नोस्टिक सिर्फ ये होना चाहिए सिम्टम। मान लो आपको मैं एक आंसू किसी को देता हूँ, खुश, आप बोलता हूँ केमिकल टेस्ट करके बताइए ये खुशी के आंसू है कि गम के आंसू है, कोई टेस्ट नहीं है, तो कौन बताएगा? वही इंसान जिसके आंसू है वो बता देगा कि खुशी के आंसू थे कि गम के आंसू थे। तो कोई भी बॉडी में पेन है तो कौन बताता है? आप ही बताते हैं। नींद नहीं आ रही तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट बताएगा? आप बताते हैं। तो डायग्नोस्टिक वो है जो आपका बॉडी बताता है। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, हर महीने की तरह इस बार भी जो कैंप चल रहा है, आज उसका दूसरा दिन है, क्योर एट द रेट 72 आवर्स। इस बार के कैंप में क्या कुछ खास रहा आपके इस कैंप में? देखिए, हर बार की तरह हमारा जो कैंप है इसमें पूरे देश से लोग आए, अलग अलग शहरों से आए, आपने देखा भी, अलग अलग स्टेट से आए, कुछ बाहर से भी आए, US से, भूटान से, नेपाल से भी लोग थे। और इसके अलावा एक्यूप्रेशर
को भी हमने यहाँ पे जोड़ा है, जिनको पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर करना और घर पे भी कैसे करना है वो सीखना भी, सीखने वाला क्लास आज है सैटरडे सेकंड डे। तो ये खास है कि एक्यूप्रेशर भी एक तरीका है जिससे आपको पेन मैनेजमेंट रिलीफ मिल सकता है अगर वो सही ढंग से हो। एक तो लोग जो करते हैं वो सही करते नहीं है, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अंतिम जैन काफ़ी साल से जुड़े हमसे, तो वो आए हैं इंदौर से अपनी टीम के साथ, तो और मिरेकुलस रिजल्ट हमने देखे, आपने भी देखे होंगे। तो ये नया है फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर, इसका एक लेक्चर था मेरा, ये नया है। तो कोशिश ये करते हैं कि कोई आए तो लोगों के दिमाग में भिन्न भिन्न सवाल हैं, वो हज़ारों की संख्या में, उन सवाल का कॉम्पिटेंसी जो इस तरह से दो कि उनके सवाल कम हो जाएं। तो ये नया है। बिल्कुल। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।